आप सभी को मेरा नमस्कार। PYQ के हमारे 2018 का पेपर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग वापस वादे के अनुसार 2016 के पेपर पे आएंगे और चूंकि 2016 और 2021 का जो सिलेबस है साइंस एंड टेक का वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, उस वजह से जो क्वेश्चंस रिलेवेंट हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चंस रिलेवेंट नहीं है उन क्वेश्चंस को जो अटेम्प्ट किया है लोगों ने वो दिखा लेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारे इसमें 2 वीडियो ही बनेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन पहले स्टार्टिंग में 2 नंबर के और कुछ क्वेश्चंस 5 नंबर के इस वीडियो में ले रहा हूँ और अगले वीडियो में बचे हुए 5 नंबर के क्वेश्चंस और 10 नंबर के क्वेश्चंस वो कर लेंगे। ठीक है, ताकि कम वीडियो में जो हमारा रिलेवेंट है ना वही पार्ट हमें करना है, बाकी वाला नहीं है। जब अगर मान लीजिए अगले साल जब भी अनाउंस होती है ये भर्ती, उसके में सिलेबस को चेंज कर लेते हैं तो वो चीज़ें और ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं वापस अपने इस PYQ में। पहला क्वेश्चन, पहले 2 क्वेश्चन जो थे वो क्वेश्चन वो अभी नहीं है उसमें। ठीक है, संवेग आधारित वो वाला क्वेश्चन है वो नहीं है, वो मैं दिखा दूंगा आपको। लेकिन मेन जो क्वेश्चन है ये भी हमारे इतना रिलेवेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे जो सिलेबस में हमने देखा ऊष्मा वाला पार्ट है तो उसमें थोड़ा सा ये आ सकता है मे बी, तो इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब ये पूछा गया है, क्या पूछा गया है देखिए, जूल थॉमसन प्रभाव। पहली चीज जूल थॉमसन प्रभाव आपको आना चाहिए और उससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, आप क्या समझते हैं ये समझाना है, आप समझेंगे वही तो समझाना है। तो आपको जूल थॉमसन प्रभाव अगर आता है तो वो समझा दीजिए। तो जूल थॉमसन प्रभाव क्या है? कुछ नहीं है, एक जो है उष्मागतिकीय परिघटना है जिसको जूल और थॉमसन ने मिलके जो उन्होंने देखी उनका प्रेक्षित किया और बता दिया दुनिया को। क्या थी? ये थी कि अगर किसी गैस को, ठीक है, रुद्धोष्म प्रकृति, रुद्धोष्म प्रसारित, मतलब रुद्धोष्म मतलब जहाँ उष्मा का ह्रास नहीं हो रहा है एनवायरनमेंट से, ठीक है, उस तरह प्रसार होता है। कहाँ से? उच्च दाब से निम्न दाब। जैसे ये कोई कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर हाई प्रेशर है, ठीक है, हाई प्रेशर यहाँ पे लिख लेते हैं और इसमें गैस भरी भरी है, ठीक है, फ्लूइड है, गैस है, और यहाँ से गैस जो है, यहाँ बाहर एनवायरनमेंट मान लीजिए लो प्रेशर है, ठीक है। अब यहाँ से अगर वो निकलती है गैस और यहाँ आती है, ठीक है, रुद्धोष्म प्रसार हुआ गैस का जो, तो क्या होगा? तो उसके टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा, या फिर सही कहें तो टेम्परेचर उसका कम हो जाएगा। कैसे? हम लोगों ने देखा है जो क्या बोलते हैं सिलेंडर में, मतलब ये एक तो डिओड्रेंट हुए हैं, डिओड्रेंट जब भी हम लोग लगाते हैं तो डिओड्रेंट में क्या होता है, हमारी जो बॉडी पे वो लगता है ठंडा ठंडा महसूस होता है, ठीक है, सर्दियों में, इसीलिए डिओड्रेंट लगाने से बचते भी है। तो ये जो होता है वो क्या होता है कि डिओड्रेंट भरा हुआ होता है लिक्विड और गैस उसमें भरा हुआ होता है, और वो जो है उसका प्रसार होता है एकदम रुद्धोष्म उस तरीके से, क्योंकि बाहर का प्रेशर कम है अंदर प्रेशर ज़्यादा है, तो वो रुद्धोष्म प्रसार होता है और उसके टेम्परेचर में डिफरेंस आता है। यही जूल थॉमसन प्रभाव है। आ गया समझ में? दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ। LPG गैस सिलेंडर देखा होगा, उसको भी आपने कभी अगर वो पिंच किया होगा तो गैस जो निकली होगी वो ठंडी ठंडी निकली होगी, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को समझना था। ये है जूल थॉमसन प्रभाव। लेमन टर्म में समझा रहा हूँ ताकि आपको याद भी रहे, ये वाला एग्जाम्पल याद आएगा तो आप अपने आप वो कर लेंगे अगर पूछा गया तो, ठीक है। तो हमारा मॉडल आंसर क्या हो गया? मॉडल आंसर ये हो गया, यह एक उष्मागतिकीय परिघटना है जहां किसी गैस को उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर रुद्धोष्म प्रसार करने दिया जाता है, तो गैस के तापमान में कमी या परिवर्तन, कुछ भी लिख सकते हो, ये होता है। यही जूल थॉमसन प्रभाव है, ठीक है। ये जिसने लिखा होता उसको मार्क्स अच्छे मिले होते। तो हम लोग आ जाते हैं अपने मार्क्स वाले में, पोर्शन में, ठीक है। देखिए फिर से वही चीज़, एक्स्ट्रा लिखोगे, फालतू की चीज़ लिखोगे और तो आप टाइम भी गंवाओगे और नंबर भी गंवाओगे। क्या लिखा है? जूल थॉमसन इफेक्ट इज रिलेटेड टू हीटिंग प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या लिखा है? इलेक्ट्रिसिटी की हीटिंग प्रॉपर्टी है। अब कोई रिलेशन है? ये तो गैस का कोई, अगर उससे रिलेटेड लिख लेते तो नंबर आ जाते। जैसे थोड़ा बहुत लिखा है, ऊष्मा धारा प्रवाह का संबंध जूल थॉमसन प्रभाव कहलाता है। ये वाला जो है ना, ये किस्मत से मिल जाते हैं नंबर, किस्मत से। यहाँ पे नंबर 0 देने चाहिए, लेकिन कई बार
ये भी कहता हूँ कि देखो टाइम वेस्ट भी मत करो, प्लस खाली भी मत छोड़ो। अगर आपके पास टाइम है तो कुछ लिख लो, जो आता है वो लिख लो, ठीक है। तो कई बार किस्मत अगर मेहरबान होती है तो ये लिख देता है, हालांकि ये कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। तो ऐसे ही मिले हैं मुझे ज़्यादातर आंसर्स, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी आउट मतलब वैसा था, एकदम सरप्राइज वाला क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे हमारे, वो है डेंगू बुखार के कारक जीव। फर्स्ट लिखना है कारक जीव कौन सा है, और दूसरा उसके वाहक का नाम। दोनों चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में लिखी है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल इनके नाम लिखने थे। और फिर से बता रहा हूँ, आरपीएससी का फेवरेट टॉपिक है रोग वाहक, ये सब जो है ना फेवरेट टॉपिक है। प्रतिरक्षा, फिर रक्त हो गया, ये आप लोग जो है अभी भी तैयारी कर रहे हैं तो इन चीज़ों को बहुत गहनता से पढ़िए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस ऊपर के तो आ ही चुके हैं, अब थोड़े से अंदर और जाएगी आरपीएससी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना और इन चीज़ों को पढ़िए। अब आ जाते हैं इसी को आंसर पे कि कारक जीव कौन सा है। डेंगू का आप सब लोग जानते हैं वायरस होता है, डेंगू वायरस, ठीक है, वो लिखना था। दूसरा लिखना था हमें वाहक का नाम। वाहक जो होता है वो एडीज इजिप्टी मच्छर होता है, उसका नाम लिखना था, या मच्छर भी लिखते तो आधा नंबर दे ही देते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या अब इसमें जो है कुछ लोगों का ये मानना था, देखो मैंने मॉडल आंसर जो दिया है उससे कुछ लोग असहमत हो सकते हैं, बोले कि ये तो आपने 2 लाइनें लिखी है, नीचे वाला खाली रह जाएगा पोर्शन, मार्क्स पूरे नहीं देंगे, मे बी 1.5 नंबर दे दें। तो आप एक बार पहले ये आंसर देख लीजिए, डेंगू बुखार का कारक जीव डेंगू वायरस और एडीज इजिप्टी मच्छर, इसको साफ साफ लिख लेते। अब आ जाते हैं हमारे उस पर, देखो कारक जीव क्या लिखा है, डेंगू टाइग्रेसिस तथा वाहक क्यूलेक्स मच्छर, ये भी। और ये थोड़ा सा सही होता भी एक्स्ट्रा नॉलेज की वजह से ये टाइग्रेसिस नहीं लिखता, सिर्फ डेंगू वायरस टाइप का कुछ लिख लेता या डेंगू जीव लिख लेता तो यहाँ पे 1 नंबर उनको मिल जाते, ठीक है। लेकिन अपनी वो एक्स्ट्रा वाली लगाई ना, उस वजह से गलत हो गया। ये आगे इन्होंने जो लिखा है, देखो ये मच्छर लिखा है और विषाणु लिखा है, इस वजह से इनको 1 मार्क्स मिल गए। 1 मार्क मिला है, कैसे मिला है, मादा एनाफिलीज मच्छर, ये तो गलत है, ठीक है, ये मलेरिया के लिए, लेकिन मच्छर लिखा है और विषाणु जनित लिखा है और पूरा खाली है, इन दोनों की वजह से उनको मार्क मिल गया वो 1, ठीक है। अब दूसरा जो 2 नंबर पूरे मिले, नीचे की 3 लाइनें आप देख सकते हो खाली है, सिंपल लाइन में लिखा है डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय डेंगू वायरस विच इज वायरस, ठीक है, ये वाला थोड़ा पढ़ने में नहीं आ रहा। वेक्टर ऑफ डेंगू फीवर इज एडीज इजिप्टी मॉस्किटो, सिंपल लिखा है, पूरे 2 नंबर। तो भरना भी नहीं है, जो पूछा गया है वही लिखिए। आगे 2 नंबर के क्वेश्चन में तो क्या इधर उधर की बातें लिखोगे आप। अब आ जाते हैं वो जो 3 क्वेश्चन हमने छोड़े हैं वो क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, ठीक है। उसमें देखिए ये वाला जो फर्स्ट वाला है, हल्की और भारी वस्तु का संवेग समान है, उसमें से गतिज ऊर्जा अधिक, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। अब इन्होंने कुछ भी लिखा है, 0 नंबर भी मिले, यहाँ पे 2 नंबर मिले हैं, और यहाँ पे पूरा अच्छे से समझा के लिखा है, 2 नंबर मिले। 2 लाइन में भी लिखा है, 4 लाइन में भी लिखा है। आप क्रक्स लिख लेंगे, सही चीज़ समझा पाएंगे उसी क्रक्स में छोटे से, तो आप समय भी बचा सकते हैं और नंबर भी पूरे ला सकते हैं। इसीलिए ये स्लाइड मैंने इंक्लूड की है। अब देख लीजिए, नाभिकीय पदार्थ का घनत्व नाभिक के आकार पर किस प्रकार निर्भर करता है, क्या परमाणु का घनत्व भी इसी नियम का पालन करता है, ठीक है। ये वाला है, इसमें 0 भी मिले हैं और 2 नंबर भी मिले हैं, पूरा भरा है इसकी वजह से नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कनेक्टेड लिख लिया, अच्छा से लिखा है तो हो गया। अब आ जाते हैं अगले पे, छत्र प्रजातियां। ये जैव विविधता चैप्टर पहले था, उस वजह से वहाँ से पूछा गया है। तो छत्र प्रजातियों में भी देखिए 1 नंबर की जो थोड़ा बहुत कम आता था लिख लिया, तुक्के से भगवान भरोसे 1 नंबर मिल गया। ये सही नहीं है आंसर, बट फिर भी भगवान भरोसे मिल गया। क्या लिखा है, वे प्रजातियां जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है, तो लिख लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो आ रहा है उसको ढंग से लिखो, नहीं आ रहा है तो कुछ तो लिख के आओ, अगर आपके पास टाइम है। टाइम खराब करके नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे 5 नंबर के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, पढ़ेंगे वापस से, ग्रहीय गति, सॉरी पेन चेंज कर देते हैं, वापस वाइट पे आ जाते हैं। ग्रहीय गति के केपलर के नियमों को हमें लिखना है, ठीक है। केपलर के 3 नियम जो है ना केपलर के ग्रहीय गति के, उनको हमें लिखना है। तो केपलर के नियम के बारे में पढ़ते हैं। देखो केपलर ने पहला नियम तो दिया था, सिंपल समझा देता हूँ। पहला नियम दिया था, जो ग्रह होते हैं ना, वो ये होता है, ये दीर्घवृत्त होता है। समझने की ज़रूरत है थोड़ा सा, अगर सही से नहीं बना है तो भी आप उसको समझिए।
ये हो गया हमारा वृत्त। वृत्त का तो एक ही केंद्र होता है, दीर्घ वृत्त के 2 केंद्र होते हैं, ठीक है। ये जस्ट मैथ्स की जो है वो आप समझ लीजिए। अब पहला नियम जो दिया था वो दिया था कि ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर जो है वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में लगाते हैं, ना कि वृत्ताकार कक्षा में, ठीक है। तो पहला नियम यही था कि उसकी कक्षाएं दीर्घ वृत्त होती है और उसकी एक सेंटर पे यहाँ पे जो है सूर्य होगा, फिक्स है, ठीक है। ये हो गया सूर्य और ये हो गया ग्रह, इसको लिख देते हैं सूर्य और ये ग्रह। दूसरा, अब बोला कि दीर्घवृत्त में जब चक्कर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब चक्कर लगाएगा तो मान लीजिए सब दूरी भी बराबर है और टाइम भी बराबर लगेगा, तो उसका पूरा टाइम फिक्स होने लगा। दीर्घवृत्त में कैसे वो टाइम को मैनेज करता है, क्यों दीर्घवृत्त के पीछे जो है इसको आप लोग उसमें भी देख सकते हैं, जो हमारे सूर्य से पृथ्वी जो है, सूर्य पृथ्वी के बीच में डिस्टेंस जो है वो जनवरी और जुलाई में कम ज़्यादा होती है, ठीक है। वो वाला कॉन्सेप्ट भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं। वापस इसी पे आते हैं। दूसरा, दीर्घवृत्त कक्षा में कैसे वो मैनेज करती है, कैसे वो वेग को मेंटेन करती है, ठीक है। तो दूसरा नियम इन्होंने दिया, वो दिया कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, तो जब पृथ्वी या ग्रह जो है वो सूर्य के पास आता है तो उसकी गति जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है, और जब दूर होता है तो उसकी गति कम होती है, ठीक है। बस तो उसने बोला कि इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे, तो उन्होंने नियम दिया कि जो ये कोणीय क्षेत्रफल है ना, ये कोणीय क्षेत्रफल है सूर्य से ये वाला, तो ये कोणीय क्षेत्रफल बराबर विस्थापित करता है ग्रह चक्कर लगाने के क्रम में, ठीक है। जब दूर होगा तो ये डिस्टेंस कम होगी, क्योंकि ये वाला क्षेत्रफल ऐसे नापा जाएगा तो ये वाली कम हो जाएगी, और जब पास होगा तो ये वाला ज़्यादा एरिया वो कवर करेगा। तो वेग को ऐसे उन्होंने डिफाइन किया, वेग की ज़्यादा और कम कैसे होता है। तीसरा जो है, उन्होंने वेग को बताने के लिए, वेग को उसको गणितीय फॉर्म में दिखाने के लिए ये बताया कि जो आवर्तकाल है, आवर्तकाल टाइम लगता है पूरे एक चक्कर लगाने में दीर्घवृत्त की कक्षा में, टी टाइम मान लीजिए, वो जो होता है वो इसके आवर्तकाल का जो स्क्वायर होता है वो दीर्घवृत्त, थोड़ा सा अलग से करता हूँ वापस, दीर्घवृत्त जो है उसके दीर्घ अक्ष, देखो 2 अक्ष होते हैं, एक तो ये लघु अक्ष हो जाएगा, ये दीर्घ अक्ष हो गया, ठीक है। ये वाला दीर्घ अक्ष के, ये जो होती है ना दीर्घ अक्ष का, इसको ए मान लेते हैं, इसके घन के समानुपाती होता है, बराबर नहीं, समानुपाती होता है। ये 3 नियम केपलर ने ग्रहीय गति को परिभाषित करने के लिए या ग्रहीय गति को समझाने के लिए दिए केपलर ने, ठीक है। तो यही 3 नियम हमको लिखने थे। आ जाते हैं अपने मॉडल आंसर पे फटाफट, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम लोग इसमें, ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं इसी में। पहला हो गया दीर्घवृत्तीय कक्षा, फर्स्ट नियम, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर, क्योंकि ये 5 नंबर का है इसलिए नो इंट्रोडक्शन, सीधा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करता है तथा सूर्य दीर्घवृत्त के एक फोकस पर होता है, उसको जो मैंने कहा ना एक केंद्र पर होता है। दूसरा, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। कोई भी ग्रह समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल विस्थापित करता है। ये फोटो बना दीजिए आप, वहाँ पे फोटो में थोड़ा सा माफ कीजिएगा, डायग्राम थोड़े से मेरे अच्छे नहीं बनते, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड वाले पार्ट में, परिक्रमण काल। ग्रहों के परिक्रमण काल का वर्ग दीर्घवृत्तीय कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। ये नियम है, इसको ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही टर्म में लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स, सीधे मार्क्स आ जाएंगे, वरना थोड़ा आपको समझ आ गया तो अपनी समझ के हिसाब से लिख लीजिए। अब देखते हैं, इसमें देखिए 4 मार्क्स मिले हैं दोनों आंसर्स में। एक इंग्लिश मीडियम का है, केपलर गेव 3 लॉज रिगार्डिंग मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स अराउंड अर्थ, ठीक है। ये इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है, दे दो नहीं दे दो चलेगा। केपलर्स फर्स्ट लॉ, इट स्टेट्स दैट planet move round the sun in an elliptical मतलब वही दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, और with sun being on one of the 2 foci of ellipse जो होता है ना उसके, ठीक है। आ गया फर्स्ट। दूसरा वाला हो गया केपलर सेकंड लॉ, states that radius vector of a planet with sun at center sweeps equal area in equal time। जो एरिया कवर करता है इक्वल टाइम में वो सेम होता है। तो ये वाला फोटो उन्होंने बना दिया, A1 = A2 बता दिया, ठीक है। तीसरा, केपलर्स थर्ड लॉ, इट स्टेट्स दैट स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन
इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर मतलब अर्ध दीर्घ अक्ष, ठीक है, वही चीज यहाँ पे हो गई, ये वाला हो गया। वैसे हिंदी मीडियम ने भी वैसा का वैसा एक ये वाला इसीलिए लिया है मैंने, क्योंकि जो मिसकंसेप्शन है कि इंग्लिश मीडियम के लोग जो होते हैं उनको मार्क्स अच्छे मिलते हैं, हिंदी मीडियम वालों को नहीं मिलते। देखो आपने अगर कंटेंट दिया है अच्छे से, ठीक है, तो आपको उतने के उतने 4 नंबर इनको भी मिले हैं और 4 नंबर इनको भी मिले हैं। इनके फ़ोटोज़ वगैरह थोड़े से कम प्रेजेंटेबल है, बट स्टिल जो है इनको भी 4 नंबर मिले हैं, 1 1 1 1, ठीक है। तो ये वाला मिसकंसेप्शन दूर करने के लिए ये वाले दोनों स्लाइड्स मैंने इंक्लूड की। अब आ जाते हैं हमारे, मैंने जो कहा था ना कि कुछ क्वेश्चंस में मार्क्स पूरे भी मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ये न्यूमेरिकल, चाहे वो मैथ्स था पहले, अब जो है ये हो गया साइंस वाले पार्ट में है। तो साइंस वाले पार्ट में भी अगर पीएच की कैलकुलेशन आपको दे दे तो आपके लिए वो एक फुल टॉस है, उस पर आप छक्का मार सकते हैं, ठीक है। तो वो पूरे मार्क्स आएंगे और वो मैं दिखाऊंगा भी। अब हमें कैलकुलेट करना है, इसमें पीएच की वैल्यू करनी है, क्योंकि क्या दिया गया है, पेय पदार्थ, कोई मतलब नहीं है, नमूने में हाइड्रोजन आयन की, ये आ गई हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, ये रही सांद्रता, ठीक है, 10⁻³ × 4, ठीक है, ये हो गई सांद्रता। और ये हमारा लॉग का वैल्यू भी दे रखी है, ताकि हम लोग जिनको log 2 की वैल्यू नहीं पता वो इसकी हेल्प लेके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सके, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, पहली 3 चीज़ें लॉग के लिए, क्योंकि आगे भी हमारे अभी सिलेबस में पीएच का कैलकुलेशन है और आगे पूरा विस्तृत तरीके से समझाऊंगा, बट बेसिक समझ के लिए लॉग की 3 चीज़ें आपको ये ध्यान होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो है लॉग, जो भी हम पीएच का मान लेते हैं वहाँ पे लॉग में बेस 10 होगा और यहाँ पे सांद्रता होगी, ठीक है। पहली चीज़, लॉग सिर्फ लॉग लिखा है तो उसको भी ये माना जाएगा। दूसरी चीज़, लॉग में जो थोड़ी कैलकुलेशंस होती है ना, उसमें रूल्स अलग चलते हैं, ठीक है। अगर लॉग में कोई m × n यहाँ लिखा है लॉग में, ठीक है, कोई भी संख्या है, 8 × 9 कर लो या जो भी, तो इसको हम लोग जो है वो log m + log n, ठीक है, ये लिख सकते हैं। m + n नहीं लिख सकते, log m + log n, ये हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा, log में अगर यहाँ पे कोई भी संख्या है, a संख्या है, उसकी जो है उसका घात जो है वो b दी हुई है, तो हम लोग इसको जो है ऐसे कर सकते हैं, वो लिखेंगे b × log a, ठीक है, इंटू अपने आप ही हो जाएगा, इसको अगर हटा भी दें तो चलेगा, b log a हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। तो उसके अलावा अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, ठीक है, ये आप लोग ध्यान लीजिए। उसके बाद में 1/h जो, या 1/a मान लो, 1/a, उसको हम लोग a⁻−1 भी लिखते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान होने चाहिए। इसके बाद अपनी कैलकुलेशन बहुत इजीली हो जाएगी। तो ये कैलकुलेशन कर लेते हैं और अपना मॉडल आंसर दिखा लेते हैं सीधा सा। क्या दिया हुआ है, लॉग की सांद्रता, देखिए पीएच का मैंने आपको बता रखा है, जब हम सिलेबस डिस्कस कर रहे थे उसमें भी थोड़ा सा बताया होगा। तो पीएच जो होता है वो -log H + हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो होती है वो है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ये सिंपल है। अब हमारे को log H+ कितनी दी हुई है, ये जो सांद्रता दी हुई है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता H+ यही है, ठीक है, 4 × 10⁻⁵ इसको आ जाते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं log 4 × 10⁻⁻3। क्या बताया था, 4m है, 10⁻⁻3 n है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको कर देंगे -log, माइनस का निशान जो है वो भूलना मत, याद रखना, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और माइनस सिंपल रहेगा, इसको मत भूलना, ठीक है। log 4 फिर यहाँ पे -log 10⁻⁻3, ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। अब आ जाते हैं 4 को, जो है 4 क्या होता है, 2 × 2, और ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे -log 2 की पावर
2। ये ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि हमें मान किसका दिया गया है? log 2 में, इसीलिए log 2 में हमें तोड़ना है, या फिर log 10 का हमें मान पता है तो हमें log 10 में तोड़ना है। यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस, अब जो ये 3 जो है वो मैंने बताया था कि आगे आ जाता है, ठीक है। पावर जो होती है ना, ये मान लीजिए a है, ये b है, तो b आगे आ गया था, तो -3 आगे आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा log, यहाँ पे 3 log 10। log 10 क्या होता है? 1। 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सीधा लिख लेते हैं 3, और इधर जो होगा 2 जो है वो आगे आके ये हो जाएगा -2 log 2, ठीक है। अब log 2 की वैल्यू हमें दे रखी है 0.301, इंटू 2 कर देंगे, यानी यहाँ पे कर लेता हूँ 2 इंटू 0.301, माइनस, ये वाला माइनस में है, ये प्लस में है, देखिए माइनस है यहाँ पे, वो प्लस है, +3, ठीक है। 3 वाले को आगे ले आते हैं, 3 माइनस 2 इंटू 0.301, सॉरी, ये हो गया 6.602। अब ये 3 में से घटा दो और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 2.39 कर दो, या 8, जो भी 398, ठीक है। ये हमारा आंसर है 398। ये जिसने भी लिखा है इसी तरह, और साथ में थोड़ी सी स्टेप्स भी लिखे हैं, तो उसको पूरे मार्क्स मिले हैं। थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन में गड़बड़ करने से क्या होता है वो हम आगे देखते हैं। हमारा आ जाता है यहाँ पे, ये हमारा हो गया पहले तो मॉडल आंसर। क्या करना है? इधर हमें कैलकुलेशन करनी है, साथ साथ में जो हमने किया है ना, देखो m/n कैसे किया, यहाँ पे किया, उसके बाद में a टू द पावर वाला ये हमने यहाँ पे किया, तो इसके सामने लिखना है, चूंकि ये होता है इसलिए हमने ये किया, और उसके बाद में log 10 की पावर लिखनी है, और ये हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा अच्छे से जिसने भी किया उसको पूरे के पूरे मार्क्स मिले। देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, पी एज पर द फॉर्मूला ये है, गिवन ये है, पीएच जो है ये दे दिया, उसके साथ में इन्होंने जो है वो स्टेप्स नहीं दिए, फिर भी ढंग से किया है। 2.398 मान आ गया। मार्क्स कितने मिले? मार्क्स मिले हैं यहाँ पे पूरे 5, पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। तो इसलिए न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, न्यूमेरिकल हमारे लिए यॉर्कर नहीं है बल्कि फुल टॉस है, ठीक है। उसको थोड़ा सा ढंग से हम लोग कर लेंगे, कोई भी न्यूमेरिकल होगा साइंस में ही आएगा, अब बाकी किसी में तो न्यूमेरिकल आएगा नहीं, तो साइंस में जो भी न्यूमेरिकल है उसको हम थोड़ा सा ढंग से कर लेंगे। पीएच वाला ही है, बाकी कहीं पे मुझे नहीं लगता कि कोई न्यूमेरिकल है, अगर है भी तो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में दूसरा वाला, इसको मार्क्स मिले हैं 4, किया इन्होंने पूरे ढंग से है, वही सेम चीज़ लिखी है, वही आंसर आया, लेकिन ये जो काटा छाटी हुई ना, उसकी वजह से जो मैंने कहा था ना कि मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं दिमाग में एक बार बनाता है कि इसको 5 देने हैं, जैसे ये काटा छाटी पे ध्यान गया और मार्क्स मैक्सिमम 5 से 4 हो गए। तो यही चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, और इसी के साथ अगले वीडियो में जो बाकी के 5 नंबर का क्वेश्चन बचे हुए हैं ना, वो अगले वीडियो में, और उसके साथ में 10 नंबर का कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। और जाने से पहले ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी आपके क्वेश्चंस हो, जो भी आपकी जिज्ञासाएं हो, चाहे साइंस से रिलेटेड हो, चाहे आरएस एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, इन जनरल भी क्वेश्चन आप राइट कर रहे हैं या वो भी, तो वो भी हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको अगले वीडियोस में उनके आंसर्स भी दूंगा, ताकि आप लोगों की वो जिज्ञासाएं जो कोई और नहीं दूर कर पाएगा वो हम लोग करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।